कैसे कहते? आपके वक्त में 5.8% GDP का जो फिजिकल करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारे वक्त में आपने ही जो 3 महीने में इसका बेड़ा गर्क करने की कोशिश की, चले वो हो भी गया तो 4.4 है। तो 5.8 बढ़ा है या 4.4? तो इस किस्म का चूरन बेचना बंद कर दें। लोग तंग आ गए हैं आपकी इन किसका मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स के। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर आप फिजिकली लोगों को इस तरह मिलेंगे ना तो वो पता नहीं आपके साथ क्या कर देंगे। अब आपने बात की कि जनाबे वाला हमने एकदम कंट्रोल कर दिया, और क्या नंबर दिए हैं? जुलाई के 18 दिन के। अरे भाई 18 दिन में काम नहीं होता, पूरा महीना होता है। और आपने अगर एनर्जी की इंपोर्ट्स रोक दी हैं और लोड शेडिंग 16-16 घंटे शुरू कर दी है, तो उससे ये जो है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज लोग जो हैं वो चाहते हैं कि बिजली मिले उनको, और हम तो ये चाह रहे थे, हमें ये मालूम था कि इस वक्त थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। बिकॉज ये जो 3-4 चीज़ें हैं, बार बार मैं कह चुका हूँ, ऑयल पेमेंट्स जो हैं 9 महीनों में 7.5 अरब रुपये ज़्यादा हुई। उसके बाद वैक्सीन्स 3 बिलियन हुई, कोयले की जो है इंपोर्ट 1 बिलियन से ज़्यादा हुई, और खुर्दनी तेल की 1 बिलियन, ये 12.5 बिलियन। तो 13.2 बिलियन में से 12.5, तो हम बिल्कुल करंट अकाउंट बैलेंस पे थे। हम अपनी ग्रोथ कर रहे थे 6% की। हमें पता था कि ये सुपर साइकिल नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो हमारी ग्रोथ वहीं की वहीं रहेगी, और हमारा जो करंट अकाउंट भी नीचे आ जाएगा डेफिसिट, हमारी इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी। लेकिन आप इसको समझ नहीं सके, तो आपने इसका बेड़ा गर्क किया, और आज इस सूरत में हम आ गए हैं। आपने बात की कि जी ये हुकूमत जो है 20 ट्रिलियन रुपए का कर्जा छोड़ के मतलब इजाफा करके चली गई। चलें जी, 20 ट्रिलियन तो नहीं है, जो असल नंबर आपके अपने जो हैं वो तकरीबन 18.5-19 ट्रिलियन है। चलें, आपने कह दिया। लेकिन इन 100 दिनों के बीच में आपने क्या किया है? 7.3 ट्रिलियन का कर्जा आपने इन 100 दिनों में बढ़ा दिया है। मिफ्ता साहब, पलट, तेरा ध्यान किधर है? हमारे तो 20 ट्रिलियन पे शोर मचा रहे थे, तो 100 दिनों के बीच में तो तुमने 7.3 कर दिया। तो ये किस पे बोझ पड़ेगा? आपकी IMF का जो आप बात कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर हम लोगों ने उनके एग्रीमेंट कर दिए, तो किस किस शराइत पे किया है? सबको पता किस शराइत पे किया है। आपने तेल की कीमतें जो हैं वो ऑयल की वो 100 रुपये लीटर बढ़ा दी, 130 डीजल की बढ़ा दी। आपने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी है 47% बढ़ा देंगे, गैस 45% बढ़ा देंगे, और 855 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। PTI जब 9 महीने में सिर्फ 135 लगाया था, आप पूरे साल में 800, और ये कितना होगा? 50 रुपए फी लीटर। तो क्या होगा? ये सारी जो इन्फ्लेशन अभी अभी आपकी डिप्रिसिएशन हुई है रुपए की, दबा के हुई है, 43 रुपए से हुई है इन 100 दिनों में। और ये जो आपके अभी भी इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, CPI तो 21-21.5% है। आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ों पे जो इस वक्त महंगाई है वो 33% है, वो बढ़ेगी। और इस जो रुपये की ये जो नीचे डिप्रिसिएशन हुई है, इससे और बढ़ेगी। महंगाई का तूफान बदतमीज़ी आएगा, और किसके ऊपर आएगा? आम आदमी पे आएगा। और आप हमें कह रहे हैं कि जी मईशत तो बस ठीक हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और आज पहली दफ़ा आपने ये एक्सेप्ट किया, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, पिछले 3-4 महीने से कहता रहा हूँ, कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म देती है। आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको एक्सेप्ट किया। तो और 6% हमारा ग्रोथ रेट था, जो आपने ही अपने इकोनॉमिक सर्वे पे कहा। अब हो क्या रहा है? आपने क्रेडिट ले लिया कि जनाब जो हमारे जो हमने टैक्स कलेक्शन की रिकॉर्ड कर दी। अरे आपने कहाँ से की? वो तो हम करके गए हैं भाई। आपने तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन थी उसको आपने रोक दिया। हम तो वो 6.1 ट्रिलियन को 8 ट्रिलियन पे लेके जा रहे थे, आपने उसको 7 ट्रिलियन पे रोक दिया।
और जब आपको आईएमएफ ने लाठी मारी तो आपने 400 450 अरब रुपया टैक्स पे टैक्स लगा दिया, और जो 13 जो कॉरपोरेशन वो एक इंडस्ट्री थी उस पर सुपर टैक्स लगा दिया। तो 100 1000 ट्रिलियन आपने कम अभी इस साल का बजट रखा है, तो इसका क्रेडिट ना लें। अब जो बड़ा सवाल इस वक्त जो है, मैं इसके ऊपर बंद करूंगा, बड़ा सवाल ये है कि ये महंगाई, ये रुपया जो गिर रहा है, ये तो जाहिर है कि जो मार्केट है, जो आवाम है, उस पे आपको उसका आप पे एतबार नहीं है, आप जो मर्जी बीन बजाते रहें। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये इतने इतने नंबर बताए हैं, और मार्केट जो है वो 222 जो कल था, आज वो 225 पे बंद हुई है इंटरबैंक, तो कोई आप पे एतबार नहीं कर रहा। ये क्या वजह है? वजह यह है कि आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। और मैं सबको कहता हूँ, मैं जो हुकूमत में है और जो बाकी जो इदारे हैं उनको कहता हूँ, एक ही इसका हल है, और इसका हल ये है, आप जनरल इलेक्शंस अनाउंस करें, एक क्रेडिबल इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ, और इंटरिम गवर्नमेंट के साथ तो हम भी उनके साथ एक किस्म के ताउन करेंगे, और इस मुल्क को इस जो इकोनॉमिक मैस है, पॉलिटिकल है और इकोनॉमिक दोनों, उससे हमें निकालना चाहिए। आप अच्छा जी, मैं एक दो बातें कर लीजिए। पहली बात तो ये कि जो अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने बोला कि 18 दिन की जो है दरामदाद सिर्फ 2.6 अरब डॉलर होगी, हमने दरामदाद कम कर दी है। पहले तो ये कि इस 18 दिन में छुट्टियाँ कितनी थी आपको भी पता है, 7 दिन की। बताएं, हमें हिसाब दें कि पिछले 2 दिन में इंपोर्ट कितनी हुई है। दूसरा, इन्होंने बरामदाद बिल्कुल छुपा दी, बरामदाद का बेड़ा गर्क हो गया इन 18 दिनों में, आप एक्सपोर्टर्स से पूछें। तीसरी चीज़ ये जो अभी 242 रुपये जो एक्सचेंज रेट हो गया और 225 रुपये ये जो है ऑफिशियल एक्सचेंज रेट हो गया है, ये मुझे यकीन हो गया है। कल स्टेट बैंक ने ट्वीट की और सुबह मिफ्ता इस्माइल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इन्होंने कहीं नहीं बोला कि ये रुपये को हम नीचे लेकर आएंगे या ये फला चीज़ की वजह से हो गया। वो कह रहे हैं फेयरली वैल्यूड है, दुनिया में यूएस डॉलर बहुत मजबूत हो गया है, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है, दुनिया में ये हो गया वो हो गया है। तो आप ये भूल जाएं कि ये 225 से नीचे जाएगा, ये 225 से ऊपर जाएगा। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मुल्क में दरामदाद का क्राइसिस ख़त्म हो गया है। अगर दरामदाद का क्राइसिस ख़त्म हो गया है तो फिर इन्होंने 1-1 लाख डॉलर की एलसी पे, और कह रहे हैं कि 1 लाख डॉलर की एलसी की आप दरख्वास्त दें, 8 दिन लगेंगे, 8 दिन में हम अप्रूवल दे देंगे आपको। तो ये ऐसा दरामदाद का क्राइसिस ख़त्म हुआ कि बैंक्स में डॉलर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो इनके हिसाब किताब है वो तमाम के तमाम जो है इन्होंने गलत दी हैं। महंगाई जो है, अभी इन्होंने बिजली के बिल का आज नोटिफिकेशन देना था वो रोक दिया है, गैस के बिल का नोटिफिकेशन देना था वो रोक दिया है। 35 से 40% इस मुल्क की महंगाई अलग जा रही है। और आज के जो इंटरनेशनल मुबस्सिर हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट ख़त्म हो गई है, अब पाकिस्तान का सिर्फ IMF है और IMF के अलावा कोई हल नहीं है, और IMF की कोई टाइमलाइन नहीं है कि वो कब पैसे देने जा रही है। मैं और बिल्कुल आखिरी एक बात करूँगा, फिर मैं बिलाल को दे दूँगा। ये जो एक गलत फहमी बार बार चलती थी कि जी इंटरिम हुकूमत जो है IMF के साथ मामला नहीं चला सकती, ये स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, क्योंकि अब ये अमल दरामद सही किया गलत किया जो इन्होंने उनके साथ तय किया। अमल दरामद जो है इंटरिम भी करा लेगी, कम अज़ कम उनकी क्रेडिबिलिटी तो होगी। ये इलेक्शंस के चक्कर में इन्होंने इस मुल्क का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबका शुक्रिया। मैं शौकत तरीन साहब और मुजम्मिल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आपको इकनॉमी की जो करंट सिचुएशन है वो पूरी डिटेल बताई, और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो मुसल्लत की गई है, उनका एजेंडा इकनॉमी को सुधारने का नहीं है, बल्कि अब तो उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह वो हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाएं, या फिर किस तरह वो सेफ एग्जिट लेके पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। मैं आपसे एक 2-3 अहम इश्यूज़ पे बात करने लगा हूँ। आप सबको पता है कि कराची में लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हो रहे हैं, उस हवाले से आपको कुछ ताज़ा तरीन सिचुएशन बताऊँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम होता है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराना। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, जो ROs हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, DROs हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम बन गई हैं। और मुझे कल से शिकायतें आ रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पोलिंग स्कीम्स रातों रात चेंज कर दी गई हैं।
डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में बल्दिया, मारीपुर और साइड टाउन में पोलिंग स्कीम्स चेंज कर दी गई हैं। इसी तरीके से यहाँ हमारे साथ मुजफ्फर शजरा साहब बैठे हुए जिनका ताल्लुक मलीर से है, और वो पूरी हमारी मलीर के टाउन इब्राहिम हैदरी की हमारी पॉलिटिकल लीड है। मलीर टाउन में, गडाब टाउन और इब्राहिम हैदरी टाउन में पोलिंग स्कीम्स चेंज कर दी गई हैं और गोश्त पोलिंग स्टेशंस बना दिए गए हैं। अच्छा, ये इन्होंने एक और चीज़ की है कि जिस यूसी में इंसान रहता है, वोटर रहता है, उसका पोलिंग स्टेशन दूसरी यूसी में डाल दिया है। तो अब पोलिंग डे पे वोटर के लिए प्रॉब्लम होगी कि उसको यही नहीं पता कि उसका वोटर किस पोलिंग स्टेशन में है। जहाँ पे हमारा रूरल और अर्बन एरियाज हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे जहाँ पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, वहाँ से पोलिंग स्टेशन ख़त्म कर दिए गए हैं। और जिन इलाकों में जहाँ थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, वहाँ पे उन्होंने जहाँ एक पोलिंग स्टेशन था, वहीं पे उसी बिल्डिंग में, उसी लोकेशन में 4 से 6 पोलिंग स्टेशन कर दिए हैं। और जहाँ पे हमारा वोटर है, वो उसके लिए एक्सेस ही नहीं है वहाँ पे पहुँचने के लिए। ये मेरे पास बल्दिया से कंप्लेन आई है, ये मेरे पास केमाड़ी से कंप्लेन आई है, सोराबगोज से कंप्लेन आई है, इब्राहिम हैदरी से आई है और गडाब टाउन से आई है। मुझे ये बताएं कि पहले ये डिलिमिटेशन में इन्होंने किया कि शेड्यूल अनाउंस होने के बाद नई डिलिमिटेशन की इन्होंने बल्दिया, वेस्ट, केमाड़ी के की, और अब ये रोज पोलिंग स्टेशन चेंज हो रहे हैं। बल्कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में PCHS में एक स्कूल को इन्होंने पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किया। जब हमारी टीम उधर फिजिकली गई तो वो स्कूल मौजूद ही नहीं है PCHS ब्लॉक 2 में। ये वो प्री पोल रिगिंग है जो इलेक्शन कमीशन कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, MQM और तमाम PDM जमातें, इनको पता चल गई है कि कराची में मेयर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आ रहा है। आज मुझे पता चला है कि रेंजर्स और फौज जो है वो इलेक्शन डे पे पोलिंग स्टेशंस के बाहर होगी। मेरी दरख्वास्त है कि वो पोलिंग बूथ के अंदर भी हो, ताकि लोग जो है वो अपना वोट बगैर किसी खौफ के डाल सकें और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता हूं कि आपने नोटिफिकेशन निकाला है ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी गार्ड्स एसोसिएशन को कि हमें प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मुहैया किए जाए। क्या आपके पास अमला नहीं है? क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई है? क्या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो इलेक्शन के दिन पे आप तैनात कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार होगा अगर उस दिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की खराबी होगी? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है ना वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करेगी? सिंध एडमिनिस्ट्रेशन के पास कैपेसिटी ही नहीं है कि ये इलेक्शंस करवाने की। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि PTI वाहिद ऑप्शन है। और आप देखें कि कराची में MQM, पीपल्स पार्टी, PMLN, बहुत सी जगह पे इन्होंने इत्तेहाद कर लिया और मुश्तरका पैनल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। PTI वाहिद जमात है जिसने कोई अलायंस नहीं किया। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कराची की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और जिस तरह शौकत तरीन साहब ने कहा कि ये जो संडे के बाद जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ी है, क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला हम नए जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो सबको पता है कि इमरान खान आने वाले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये PDM जो है वो चाहती है कि वो भाग जाए और इलेक्शंस ना वो। मुझे पता चला है कि MQM ने पेटिशन फाइल की है बल्दियाती इलेक्शंस को डिले कराने के लिए, और बहाना बनाया है बारिशों का, बहाना बनाया है इख्तियारात का। जब हमारे सिंध के सदर अली जैदी साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे, और हमारा पहले दिन से यही है कि आर्टिकल 140A के तहत आप इख्तियारात दें, डिवैल्यूशन ऑफ पावर करें। NFC की तो बात होती रहती है। पिछले 9 महीने में ही वफाकी हुकूमत ने सिंध को उसके टारगेट से ज़्यादा पैसा दिया, लेकिन 15 साल से PFC सिंध में नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला कराची का पैसा कराची वालों पे खर्च होगा, और यही लेके इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि मेयर जो है वो PTI का होगा। तो सवालात दे। दस इशारिया दो अरब की बात। फिर बढ़ गया वो।
लेकिन जी जो बेसिकली ये फ़र्क नहीं समझते कि 19 अरब में और 17 अरब में क्या फ़र्क है, तो फिर वो भी तो बाकी बातें भी तो ऐसी करेंगे ना। देखें उनके पास कोई वो है नहीं है, कोई जवाब नहीं है जो बातें करने का। तो वो इस किस्म की अभी जो आप देखें ना, वो मम्बल कर रहे होते हैं, 2 बिलियन इधर से 1.5 बिलियन उधर, तो क्यों नहीं आया हमारे पास? ये तो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सबको मालूम है कि IMF जो है वो अगस्त के एंड में पैसे देगा या सितंबर में पैसे देगा। और इस वक्त हमारे रुपए पे जो बोझ है वो इसलिए है कि स्टेट बैंक के पास इतने रिजर्व नहीं है कि वो अगर आप रिलीज़ करना शुरू कर दें तो कुछ दिनों में तो बिल्कुल डॉलर ख़त्म हो जाएंगे। तो वो भी हक बजाने बैंक वो नहीं दे रहे। तो ये हमारे दोस्त ममालिक जो हैं ये अब पैसे क्यों नहीं दे देते? 10.2 बिलियन ना दें यार, हमें 3-4 बिलियन ही दे दें इस वक्त। तो वो असल में सारों ने ये लिंक किया हुआ है। आप IMF से बात करें पहले, वो जब होगा। और इस वक्त जो लाहौर का जो पंजाब का इलेक्शन हुआ है, आपका क्या ख्याल है? हमारे दोस्त ममालिक ये नहीं देख रहे? वो देख रहे हैं। इन सबको मालूम है कि इस वक्त ये बड़ी ही, जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, थिन आइस पे हैं, और ये इसलिए इतने आपको कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे। एक और चीज़ इन्होंने कहा, रिजर्व्स 4.8 अरब डॉलर 3 महीने में। एक तो शौकत साहब ने फिगर बताया कि 7,300 अरब रुपए इन्होंने जो है कर्जा लिया, और इसके अलावा 4.8 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज इन्होंने रिजर्व्स ख़त्म कर दिए 3 महीने में। 5 अरब डॉलर, 2.3 अरब डॉलर चीन से है, वो ख़त्म हुए। हम इनको 11.4 पे दे के गए थे, वो 8.2 पे चले गए, अब फिर रिजर्व 9.5 पे आ गए। तो इस चीज़ का हिसाब कौन लेगा इनसे? इतना ज़्यादा कर्जा, रुपए की वैल्यू इन्होंने गिरा दी। जी बोलें। जी जी जी। और आप कह रहे हैं मजीद ऊपर जाना है, कहाँ देख रहे हैं इसको? देखें, ये तो देखें, मैं तो इस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। वजह यह है कि इस वक्त अगर आप अंदाज़ा करें कि कोई बेसिस होता है जिस पे आप प्रेडिक्शन करें। एक बेसिस ये होता है कि अगर आपके पास मुआहदा हो जाए, जिस तरह IMF का मुआहदा होता था, याद है जैसे मुआहदा होता था 5, 6, 7 रुपये जो है रुपया करता था, मुआहदा हो गया है। ये कह रहे हैं हमें 10.2 बिलियन की हमें अभी कहा है इन्होंने, और जो रेट है वो कल 222 था, आज 225 पे गया। इसका कितना हो गया? हाँ जी, 26,050। अच्छा, तो इसका मतलब है 209 से ये इधर गया है। तो इस वक्त हमें कोई समझ नहीं लग रही कि ये कहाँ जाएगा। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि मार्केट ने इनके ऊपर क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हो ये रहा है कि एक्सपोर्टर जितने पैसे रिलीज़ करता है उतना इम्पोर्टर को ये देते हैं, वो जो प्राइस हो, क्योंकि अब ये सट्टा चल रहा है, अभी सट्टेबाजी हो रही है। ठीक है जी। इसमें इंटर बैंक होता था जो कि स्टेट बैंक उसको कंट्रोल करता था, और ये एक किस्म से रेगुलेटेड रेट होता था, ये नहीं होता था, ओपन मार्केट नहीं होती थी। अब ये हिसाब हो गया है कि अब ये एक किस्म से सट्टाबाजी है, और एक्सपोर्टर को भी पता है कि यार ये तो हम थोड़ा और रोकेंगे तो और हमें पैसे मिल जाएंगे, तो वो यही कर रहा है। तो इसको हमें, जो हमारा जो रेगुलेटर है, स्टेट बैंक है, इसको चाहिए कि ये बैंकों को बुलाए और उसको कहे कि ये नहीं चलेगा, और कोई तरीक़ाकार इसके ऊपर करें ना जी, कि कुछ रिलीज़ कर दिया करें, कुछ बैंकों को कहें आप पूल कर लें, कोई तो अकल लड़ाए ना इसके ऊपर यार। अदरवाइज़ तो ये तो कल को, अभी आपको मैं बताऊं, आज आगे एक डील जो हुई है 242 में भी हुई है। ठीक है जी। तो और ये इंटर बैंक में, तो मैं ये चाहूँगा कि देखो ये हमारा मुल्क है, हम भी चाहेंगे कि किसी तरीके से हम हेल्प करें। अगर ये हमारे साथ कोई मशावरत करना चाहते हैं मेरे साथ या किसी का, वो भी हम करने को तैयार हैं। इस वक्त जितने अब ये रेट बढ़ेगा वो हमारी महंगाई को बढ़ाएगा, हमारे जो डेट है उसको बढ़ाएगा। जी देखें, अब मैं नहीं समझता कि स्टेट बैंक को पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए, और स्टेट बैंक ने ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है। देखो जी, एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट होता है कि आपकी जो करेंसी दूसरी करेंसीज़ के दरमियान में जो इन्फ्लेशन होती है उसको इक्वलाइज करता है। वरना देखें, आपकी चीज़ 100 रुपये की है, आपकी इन्फ्लेशन फ़र्ज़ करो 20% है, तो अगले साल उसकी कीमत 120 होनी चाहिए।
लेकिन अगर आप आगे एक्सचेंज रेट 110 है तो आपकी चीज़ नहीं बिकेगी, ठीक है, तो वो 120 ही होनी पड़ती है। तो जिस तरह याद है डार साहब ने ख़राबी की थी, तो क्योंकि उन्होंने अब एक्सचेंज रेट को काबू किया। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो 225 पे जा रहा है और ये 209 था जो फ्राइडे को, तो 225 और 209 16 रुपये है। 16 रुपये, ये 3 दिन में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। ये डॉलर बासठ मतलब क्या मतलब 16 मतलब रुपए की इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीमेंट, तो ये बात नहीं है, ये स्पेकुलेटिव प्रोसेस है, क्योंकि आप खुद रिलीज़ नहीं कर रहे डॉलर्स, तो लोग जो हैं वो सट्टा खेल रहे हैं। आपने खुद कहा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है हमारे, जिस तरह इन्होंने दिसंबर की बात की, उससे 3% सिर्फ डिप्रिशिएट हुआ है करेंसी, और अब ये 40 ये मतलब 43 रुपये हो गया है। तो ये दरमियान में जो फ़र्क है, ये क्या हुआ, ये क्या है, ये इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है। और ठीक है 12% लोगों ने ये कहा कि हमारा जो डॉलर है वो अप्रिशिएट हुआ था, अब वो डिप्रिशिएट करेंसीज के अगेंस्ट होना शुरू हो गया, उसका इम्पैक्ट तो वापस आना चाहिए ना। ये बात नहीं है, बात सिर्फ है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है इस वक्त, और लोग ये कह रहे हैं कि ये पत्नी हुकूमत रहती है नहीं रहती, तो वो लोग जो हैं वो, और जब स्टेट बैंक बीच में नहीं आ रहा, स्टेट बैंक कह रहा है कि आप अपना खुद सेटलमेंट्स करें, तो वो सेटलमेंट्स हो रही हैं, वो तो सट्टाबाजी हो रही है, वो कोई इकोनॉमिक्स तो नहीं है ना जी। ये जो डॉलर इतना ऊपर जा रहा है, तो पेट्रोल की जो कमी है वो तो फिर आवाम तक नहीं पहुंच पाएगी, जो हमने कम किया वो हमने उतना ही गवा दिया। एक बात तो ये, दूसरा रात मुफ्ता इस्माइल साहब ये भी कह रहे थे कि उनकी डील जो है वो IMF से मुकम्मल हो गई है, अब वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, एशियन बैंक में, तो केयर टेकर आए तो इसी को फॉलो करें, ऐसा सब कुछ हो गया। देखें जी, पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक वगैरह तो आपको कर्जा देते हैं, तो वो तो सही रेट्स पे देते हैं, वो तो काम तो करेंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं। टर्म भी आई तो वो तो कोई इशू होना चाहिए। और IMF के साथ जो मुआहदा इन्होंने बड़ा सख्त किया है, लेकिन IMF के साथ अगर इनका मुआहदा है तो हमें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी करनी चाहिए, और अगर जो भी आएगी तो उसके साथ थोड़ा निगोशिएट बेशक कर लें, लेकिन IMF के अंदर हमें रहना चाहिए, और ये कोई इसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आपने पहला सवाल क्या किया कि ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, वो इसलिए बढ़ेंगी कि एक तो ये डिवैल्यूएशन जो होगी आपकी करेंसी की, दूसरा आज 107 पे चला गया, तेल फिर चला गया 107 पे, और उसके बाद इन्होंने 50 रुपए की लेवी भी लगानी है, फिर इन्होंने 17% का सेल्स टैक्स भी लगाना। तो ये जो इन्होंने वो जो है अपना ऊँट के मुंह में ज़ीरा दिया था, वो पूरा तरीके से निकाल भी देंगे और भी डालेंगे। ये बेशक जो अगले 15 दिन के बीच में कुछ ज़्यादा ना इंक्रीज़ करें, लेकिन डेफिनेटली 855 अरब रुपए की इन्होंने लेवी आप पे लगानी है, तो वो देख लेना वो कितनी है। जी जी मुजफ्फर साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये सिंध इलेक्शन कमीशन जो है पीपल्स पार्टी की बी टीम बन गई है। आपने इंटीरियर में जो इलेक्शन हुए वो देखे आप लोगों ने कि डब्बे घरों में ले जाके उन्होंने ठप्पे लगाए। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। कोर्टों का हाल ये है कि दरख्वास्त दो तो तारीख पे तारीख, कुछ कोई फैसला नहीं होता। इसी तरह यहाँ हमारे इब्राहिम हैदरी टाउन में UC 10 में रात को हमारे कायद कुरंदान और तजवीज़ कुरंदान को लेके समंदर में चले गए और 2 दिन के बाद उनको वापस लाया। इधर जब हम RO से डिस्कस किया कि भाई हमारे वो ले गए हैं, उठा के ले गए हैं, आप दूसरे हमारे पास मौजूद है, ले लो, तो उन्होंने कहा हाँ ले। आखिर में कहा कि हम नहीं ले रहे। दूसरा ये है कि वोटर, जैसे बिलाल भाई ने कहा कि इस हल्के के वोटर उस हल्के में डाल दिए, उस हल्के के वोटर इस हल्के में डाल दिए हैं। लेकिन फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ पीपल्स पार्टी को कि हमारा इब्राहिम हैदरी टाउन जीत के दिखा तो मैं उनको मानूंगा। इंशाअल्लाह ताला इब्राहिम हैदरी टाउन हम जीतेंगे। दूसरा ये है कि वहाँ इतने तक धांधली की है कि दो बंदों ने हमारे लेटर चुरा के अपने टिकट के लिए भी PTI की टिकट हासिल करने के लिए वो लेटर जमा कराए। जब हमने ओरिजिनल लेटर दिखाया RO को, तो ओरिजिनल लेटर उसने नहीं माने हमारे। अच्छा जी, DO को बोला तो DO ने बोला इलेक्शन कमीशन जाए, इलेक्शन कमीशन वाले बोले तो बोला RO के पास जाओ। इस तरह घुमाते रहे। हमें तो पूरा यकीन है कि ये बी टीम है। और आखिरी बात ये है कि इन्होंने
लिस्टें ली हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से कि आपको कौन सा रिटर्निंग अफसर चाहिए। ये मैं एक सच बता रहा हूँ, आप सब मुझे जानते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और ये रिटर्निंग ऑफिसर जो उनके मनपसंद है वो वहाँ रखे जा रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि वहाँ इलाके के लोग ना हो, दूसरे इलाके के लोग वहाँ तैनात किए जाए। तो मैं समझूंगा कि फिर कुछ हम करेंगे। फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ कि मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल ना हो। मुझसे जीत के दिखाया टाउन तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे। कैसे हैं?